हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने इसकी 4-5 क्लासेस ले ली है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ अच्छे से। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा चैप्टर 5 है उद्योग और उद्योग क्षेत्र। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लास को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में। और क्लास को लाइक कर लीजिए ताकि हम सीधा अपना पढ़ाई पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए। और आपको पता ही है इकोनॉमिक्स की सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जा अपने दोस्तों को भी बताइए और आप भी अच्छे से करिए। क्योंकि इससे बढ़िया आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का होता है कि करंट डेटा के हिसाब से इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज क्या है, उद्योग एवं नई आर्थिक नीति। स्वतंत्रता के बाद 1948 तथा 1956 में औद्योगिक नीति में उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण बनाए रखा गया, परंतु कालांतर में उद्योग के अदक्षता के कारण इसके प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप की कमी की जरूरत महसूस करने लगी थी। तभी हमारा जो है 1991 में नई आर्थिक नीति आई, जिसमें निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण आया। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, 1991 के ये थी कि औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्त की गई थी, सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व की कमी कमी की गई, एमआरटीएफ परिसंपत्ति सीमा को समाप्ति कर दिया गया था। देखिए, इसमें कुछ संस्थाओं को दिया है, इसके देख लेते हैं, इसकी स्थापना ईयर को देख लेते हैं, क्योंकि पूछा जाता है स्थापना की कब किसकी स्थापना हुई थी। जैसे है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड आईएफसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। इसके बाद कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक साख एवं निगम लिमिटेड आईसीआईसीआई बैंक मतलब की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। उसके बाद क्या है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की 1955 में मतलब भारतीय राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई 1964 में बनी थी। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का स्थापना कब हुई, 1956 में। भारतीय निर्यात आयात बैंक या एग्जिम बैंक 1982 में बनी थी। भारतीय साधारण बीमा निगम 1972 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी 1990 में। ठीक है, भारत में सार्वजनिक उद्यम के बारे में दिया गया है, तो ये इतना वो नहीं है। बाकी हम ये देखिए, ये जो कमेटी दी गई है, तो एक बार देख लेते हैं। कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मतलब बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो इस पे देख लें, फिर क्वेश्चन के माध्यम से एक बार भी रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको 2-3 बार जब सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहली है कमेटी महालनोबिस समिति 1960 में आय वितरण एवं जीवन स्तर का आकलन करने के लिए। दांतेवाला समिति 1968 में बेरोजगारी अनुमान, क्या बेरोजगारी अनुमान। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि खुसरो समिति, खुसरो समिति 1989 कृषि एवं ग्रामीण शाख, क्या कृषि एवं ग्रामीण शाख है। ठीक है, 1983 में केंद्र राज्य संबंध के लिए सरकारी आयोग बना। खुसरो समिति बनी थी 1989, कृषि एवं ग्रामीण शाख के लिए बनी थी खुसरो समिति। गोईपोरिया समिति बनी थी 1990 बैंकिंग सेवा सुधार के लिए। फिर गोस्वामी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी गोस्वामी समिति 1993 में औद्योगिक रूपता एवं कारपोरेट पुनर्निर्माण के लिए। नरसिम्हन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, 1991 में आई वित्तीय क्षेत्र सुधार के लिए। राजा चलैया समिति, ये भी पूछा गया है 1991 में। कर संरचना की जांच के लिए, कर के लिए चलैया समिति कब कर के लिए है 1991 में आई। फिर है जानकी रमन समिति, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। जानकी रमन समिति 1992 में प्रतिभूति घोटाला। मल्होत्रा समिति, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1993 बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। भंडारी समिति 1954 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की द्वारा। आबिद हुसैन 1995 में लघु उद्यम। मीरा सेठ 1995 हथकरघा क्षेत्र। महाजन समिति, ये भी पूछी गई है, महाजन समिति 1997 में चीनी उद्योग। एस तारापोर समिति, ये 1997 में रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तन, क्या रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के बारे में बताया था। एस तारापोर समिति 1997। सुरेश तेंदुलकर समिति, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2005 में गरीबी आकलन के लिए आई थी। सच्चर समिति 2005 मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए का सच्चर समिति आई।
फिर है पारिक समिति, पारिक 2013 पेट्रोलियम उत्पाद की मूल्य प्रणाली, मालेगाम समिति, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2018 बैंकिंग क्षेत्र में सुधार बुरे या लोन हेतु मतलब किया गया था। ठीक है, खराब लोन हेतु जो मतलब एनपीए बन जाता ना, उसके मालेगाम समिति उसके हुआ था। नेक्स्ट ये बोर्ड बना है जो मतलब कौन कौन सा बोर्ड कहाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जरूर आप एक बार मतलब याद रखिएगा। भारतीय कॉफी बोर्ड कहाँ पे है? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में है। फिर है भारतीय रबर बोर्ड है कोट्टायम केरल में। कहाँ? कोट्टायम केरल में। भारतीय चाय बोर्ड है कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। भारतीय तंबाकू बोर्ड कहाँ? गुंटूर आंध्र प्रदेश। क्या? गुंटूर आंध्र प्रदेश। भारतीय मसाले बोर्ड कोच्चि केरल में है। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पे है? पुणे में। कहाँ? पुणे में। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ? हैदराबाद तेलंगाना में है। बाकी ये उद्यम का दिया गया सूक्ष्म लघु और ये मध्यम, तो ये अभी इसकी चीजें मतलब चेंज हो चुकी हैं, ये मतलब ये अभी अपडेट हुआ था 2025 में, तो इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखना, क्योंकि पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें नए चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो इसका जो मतलब निवेश और ये सेवा वो है, ये सारी चीजें मतलब आंकड़े जो है चेंज हुए हैं। तो इसमें देख लेते हैं सूक्ष्म क्षेत्र में क्या है सही। पुरानी परिभाषा के हिसाब से है, नई परिभाषा के हिसाब से है। तो पुरानी परिभाषा में क्या था? संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक नहीं, उपकरण में निवेश 10 लाख रुपए अधिक नहीं। लेकिन अब क्या है? निवेश 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या? 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। और कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना? 5 करोड़ अधिक रुपए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लघु निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना, नहीं नहीं, और कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। तो 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं क्या है? निवेश। और कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद मध्यम है, इसमें इसमें क्या है? नया वाला डेटा के हिसाब से 50 करोड़ रुपए अधिक नहीं, और कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। उसके बाद यही दिया गया है शॉर्ट में। ठीक है, तो संशोधित देख लीजिए 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए, ये मतलब ऐसे 10, 100, 50 का आंकड़ा है। फिर पूर्व स्थिति ये थी, और नई संशोधित मतलब जो उसमें निवेश होगा, निवेश कितना होगा? 2.5 करोड़ रुपए, फिर 25 करोड़, फिर 125। देखिए कितना सही आंकड़ा है। 2.5 फिर 25, 125 याद रखिए। 10, 100, 500। ठीक। अब क्वेश्चन हम अपना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून पत्रिका में ग्लोबल 500 सूची में स्थान पाने वाली कौन सी निजी क्षेत्र की सर्वप्रथम कंपनी थी? तो कौन थी? उस समय रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड थी। 2024 में 500 में सूची वॉलमार्ट प्रथम स्थान पर है। कौन? वॉलमार्ट प्रथम, जबकि भारतीय कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्री मतलब यही ही मतलब अब भी यही मतलब तो है। 86 रैंक आई है इसकी। ठीक है, वैसे वॉलमार्ट है टॉप पे। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ठीक है, नहीं देख लेते हैं, अभी चेंज हुआ है। जबकि सूची में दूसरे पहले क्या है? 2024 की डेटा के हिसाब से फॉर्च्यून 500 2024 में कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है, जबकि दूसरे स्थान पर कौन है? भारतीय जीवन बीमा में एलआईसी है। ठीक है, तीसरे ओएनजीसी है। पहला है रिलायंस जियो इंडस्ट्रीज, फिर एलआईसी, फिर ओएनजीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निर्यातक नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, पीएनजीआरबी, भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। पीएनजीआरबी का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना। पीएनजीआरबी का निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। पेट्रोलियम के प्राकृतिक नियामक बोर्ड का गठन 31 मार्च 2006 को हुआ था। कब? 31 मार्च 2006 को, और सूचित अधिनियम के तहत किया गया था। लेकिन यह भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक नहीं था। खादी और ग्राम उद्योग 1956 वायदा बाजार, ये मतलब और भी चीजें हो चुकी है, तो इसलिए पहला नहीं था, ये गलत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने से, एफसीआरए का फुल फॉर्म क्या है? तो एफसीआरए का पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ होता है। एफसीआरए का क्या होता है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। एफसीआरए का फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1976 में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण एवं कुशल कुशल उपयोग के लिए संरक्षण एवं कुशल उपयोग के दिशा में कदम उठाने हेतु पेट्रोलियम संरक्षण कार्रवाई समूह की स्थापना की गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2023 के किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किसने? केरल ने प्राप्त किया। किसने? केरल ने प्राप्त किया। 2024 में नवीनतम साक्षर एसडीजी जारी किया गया। इसमें भारत राष्ट्रीय स्कोर 2023 में 71 तक पहुंच गया। कितना? 71। बाकी 2020-21 में 66 और 2019-20 में 60 था। शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य उत्तराखंड है, ठीक है, और केरल, मतलब दो राज्य जो है टॉपर रहे हैं। अब नई जीजी 2024 के हिसाब से कौन? उत्तराखंड और केरल सर्वश्रेष्ठ प्रदान करके मतलब टॉपर है, ठीक है, उत्तराखंड और केरल। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायी CSR के संदर्भ में अपनी एक कंपनी एक 2014 ने SCR का अनिवार्य बना दिया है, तो ये भी गलत है। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% से CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। नहीं, गलत है, दोनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये कंपनी एक्ट 2013 में है और प्रतिवर्ष इसमें जो है खर्च कितना? 2% खर्च करने की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सबसे पहले किस देश ने बनाया था? तो किसने देश ने? भारत ने बनाया था। सबसे पहले भारत ने बनाया था। CSR वाली जो प्रणाली है भारत ने सबसे पहले बनाया था। नेक्स्ट है कब बनाई गई थी? अप्रैल 2014 में भारत विश्व पहला देश बना जब कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू भारत ने बनाया था। नेक्स्ट है भारत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नियमों के संदर्भ में CSR नियम विनिर्देश करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलाप के रूप में नहीं माना जाएगा। CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करता है, तो ये सही है, बाकी यार गलत है, क्योंकि जो कंपनी वर्कर और इन सब पे व्यय करती है वो नहीं शामिल होता है, वो सोशल वर्क करने पड़ते हैं 2% अपनी कंपनी के फायदे का। 2013 की धारा 135 उक्त अधिनियम के अनुसार अनुसूची 7 और कंपनी नियम 2014 द्वारा शासित होता है, जिसमें कंपनी के CSR पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए मानदंड निर्धारित करने तथा उनकी CSR नीतियों का कार्यान्वयन रिपोर्टिंग हेतु प्रावधान है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा के लाभ के अविकल्पित रूप से कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली गतिविधि को माना जाएगा और यह अनुमानित CSR व्यय रूप पात्र नहीं होंगे, ठीक है, एक सही है। 2013 द्वारा 135 एक के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली प्रत्येक कंपनी को CSR नीति के तहत हर वित्तीय वर्ष में पिछले 3 वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ को कम से कम 2% व्यय करना होता है। अधिनियम की धारा 135(5) में निर्देश किया गया है कि कंपनी नियम 2014 के उपबंधों में भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके में से कौन सा कथन उदय कोटक समिति के विषय में गलत है? तो इसमें क्या हो जाएगा? यह समिति सेबी द्वारा गठित की गई थी, इसका संबंध निगम प्रशासन से है, इसने संस्तुति की है कि कंपनी बोर्ड कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, सही है। डी गलत है, इसने संस्तुति की है कि अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक पद एक ही बने रहना होना चाहिए, नहीं, ऐसा गलत है, ये गलत दिया गया। अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक पदों को पृथक किया जाना तथा कंपनी बोर्ड को कम से कम आधे सदस्य का स्वतंत्र होना शामिल है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के संदर्भ में कितना कथन सही है? 2023 तक 7% बिजली का लक्ष्य प्राप्त करना, 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, तो 1, 2 दोनों सही है, ठीक है। 2007% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना था और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है? नासिक में। कहाँ? नासिक में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि खुदरा फर्नीचर का की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया? तो कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में खोला गया। इसका औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश में किस जिले में है? तो किस जिले में? मुरैना जिले में। कहाँ? मुरैना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो देवास और इंदौर। कौन? देवास और इंदौर इसमें शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्विलोकन परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? बी केलकर थे। कौन? बी केलकर थे इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना में भारत निम्न से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? कौन? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है संबंधित है। भारत सड़क परियोजना आधारभूत परियोजना की एक अम्ब्रेला योजना है जो आर्थिक गलियारा, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, रोड, तटीय तथा बंदरगाह सड़क, एक्सप्रेसवे आदि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने सुधारने के लिए चलाई जा रही है। नेक्स्ट है
इसमें ए आर दिया है ऑप्शन। तो कथन ए में है राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 में अवधि के लिए आरंभ किया गया था। एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना है। तो ए गलत हो जाएगा, आर सत्य हो जाएगा। राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन एनआईपी पर गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 29 अप्रैल 2020 को इसे जारी किया गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के उद्देश्य में सभी नागरिकों को जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में तक की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना शुभारंभ 2022 में किया गया था। राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन ने 7 इंजनों सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, संचार संसाधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं को संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दो गलत हो जाएगा, दो सही हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, क्योंकि 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति योजना स्टार्ट की गई, 2022 में नहीं, कब 13 अक्टूबर 2021 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है क्योंकि भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो कौन सा है? तो ये दिल्ली मुंबई है। कौन? दिल्ली मुंबई जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है इसमें मतलब वो दिया गया है कि राज्य 2019-23 के दौरान आधारभूत संरचनाओं के लिए खर्च के अनुसार शेषता क्रम। तो अभी इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 2019-23 का डेटा है। बाकी देखना हो तो उत्तर प्रदेश पहले पे है, महाराष्ट्र द्वितीय पे है, तमिलनाडु तीसरे पे है और कर्नाटक चौथे पे है। तो क्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है दीपक पारेख कमेटी अन्य चीजों के शासन किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? दीपक पारेख समिति तो कब हो जाए? और अवसंरचना के विकास तथा वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना। क्या? और अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना ही दीपक पारेख समिति आई थी, 2007 में आई थी। कब? 2007 में आई थी। और स्थापना विकास में वित्तीयन के लिए उपाय सुझाने के लिए। नेक्स्ट है अभिकथन ए दिया है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। आर दिया गया है भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसमें ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक गलत है क्योंकि यदि डाउनलोडिंग के आधार माना जाए तो भारत मोबाइल गेमिंग बाजार में शीर्ष पर है। यदि राजस्व का आधार माना जाए तो भारत शीर्ष 5 देशों में भी शामिल नहीं है। इस प्रकार दोनों के संदर्भ में कथन ए गलत है। कारण सही है क्योंकि सितंबर 2025 में भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या से 2014 के लगभग 251.5 मिलियन बढ़कर 2024 में 969.6 मिलियन हो गई है। ठीक है, लगभग 950 से फोकस सबसे अधिक है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेलुलर एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत में ने मोबाइल फोन बनाने विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया? तो कौन सा? दूसरा स्थान हासिल किया। लेकिन 2025 तक आंकड़े के आधार पर भी फोन बनाने के संदर्भ में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर ही आता है। नेक्स्ट है 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति क्या है? दूसरा स्थान है। क्या? दूसरा स्थान है भारत की। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय निवेश में अवसंरचना निधि के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें यह नीति आयोग का एक अंग है। वर्तमान इसकी कार्पस रुपए 4 लाख करोड़ है। तो गलत है दोनों ही ऑप्शन, क्योंकि भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि के अंशदायी और नियत निवेश न्यास के रूप में पंजीकृत संस्था है। यह नीति आयोग की अंग नहीं है। इसकी कार्पस 40,000 करोड़ करना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है यह योजना क्या उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन पीएलआई योजना के बारे में दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन के विनिर्माण निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को पेशकश करती है। नहीं, गलत है, ऐसा नहीं है। घरेलू बाहर के भी लोग मतलब जो बिना कंपनी है उनको भी प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना के आवेदकों को दो श्रेणियों में वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां, ये सही है, दो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध
वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है, ये भी सही है। स्टेटमेंट में 3 भी सही है, ठीक है, 2-3 सही हैं। पीएलआई के तहत लक्ष्य श्रेणी में पहला लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी और सर्वर अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर शामिल होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है, डी। जैसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्मित एनएमपी कब जारी की, तो कब? 4 नवंबर 2011। कब? 4 नवंबर 2011। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 4 नवंबर 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति एनएमपी अब अधिसूचित की गई। यह नीति, इस नीति का निम्नलिखित उद्देश्य से है: एक दशक में जीडीपी विनिर्माण क्षेत्र का अंश बढ़कर 25% करना, 100 मिलियन रोजगार को सृजन करना, मूल्यवर्धित के निर्माण में वृद्धि करना, 12 से 14% तक बढ़ाना तथा भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का समुचित नीतियां अपनाकर बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 2011 में। कब? 2011 में। 2011 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के उद्देश्यों के संबंध में विचार कीजिए। तो क्या है? मध्यावधि में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 12 से 14 तक थी। तो ये अभी पुराने डेटा के हिसाब से 2011 के उसे इसमें करंट डेटा के हिसाब 2011 में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति सूचित की गई। नीति के उद्देश्य एक दशक जीडीपी विनिर्माण क्षेत्र में अंश बढ़कर 25%। क्या है? 25%। ठीक है, 100 मिलियन रोजगार का सृजन करना। तो ये इसमें जो है मतलब स्टेटमेंट नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो 100 मिलियन ये भी सही है। 12-14% नहीं, गलत है। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक प्रतिशत क्षमता को समुचित नीतियां अपनाकर बढ़ाना है, सही बात है। 12वीं योजनाओं के विनिर्माण क्षेत्र में नियमित पात्रता, तो क्या हो जाएगा? सारा ही लगभग मतलब स्टेटमेंट इसमें सही है, क्योंकि मतलब सारा ही स्टेटमेंट सही, क्योंकि ऊपर ही एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि विनिर्माण क्षेत्र में विकास प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल की है? तो राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना, एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करना, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास, कृषि कृषि की स्थापना करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का गठन कहाँ किया जाना ने के लिए प्रस्ताव दिया गया है? तो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में प्रस्ताव दिया गया है इसको लाने के लिए। अ, ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र वर्ष 2011 में अधिसूचित किया गया था। कब? 2011 में सूचित किया था। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के प्रमुख उपकरणों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है? तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। तो क्या है इसका उद्देश्य? 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लोगो शेर है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नौकरशाही निष्क्रियता को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना का द्वारा निर्माण की लागत को कम करना, ज्यादा प्रतियोगी बनाना तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को सुधार करना शामिल है। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। कब स्टार्ट हुआ था? सितंबर 2014 को। कब? सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लोगो है, क्या है? शेर है। शेर देखते हैं ना, वो बहुत सारे मतलब मशीन और ये सबसे मिलके बना होता है, तो क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा सही है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना। तो ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, एक दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है? तो कौन नहीं है? डिजिटल इंडिया नहीं है। कौन? डिजिटल इंडिया नहीं है। बाकी मेक इन इंडिया क्या हो जाएगा? डिजिटल इंडिया इसमें शामिल नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि मतलब इसमें देख लेते हैं प्रमुख विकल्पों में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें भारत को डिजिटल रूप से समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का दृष्टिकोण निहित है। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों में देश की जनता को जोड़ना और सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल की सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता को तक पहुंच सके। इसका एक अन्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों पर हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है। ठीक है, इंडिया डिजिटल 3 घटक हैं। डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, डिजिटल क्षमता साक्षरता शेष अन्य 3 पहले मेक इन इंडिया कारोबार की करने में सुगमता एवं स्टार्टअप संबंधित है। नेक्स्ट है स्टार्टअप की विशेषताएं आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। उपभोग सभी दूत निवेशकों के माध्यम से जोखिम युक्त पूंजी से भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। ठीक है, ये सबसे मदद की जाती है। नेक्स्ट है प्रारंभ में स्टार्टअप आपको की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए नए युग में वित्तीय विकल्प हेतु सलाह दी गई। तो कौन है? प्रणब मुखर्जी ने। किसने? प्रणब मुखर्जी ने किया था। किस भारतीय राज्य की जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की गई? कहाँ? गुजरात में स्टार्ट की। कहाँ पे? गुजरात में। 11 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2027 तक इसकी अवधि है। ठीक है, तो स्टार्ट की गई है। जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में इसका प्रयोजन एससी एसटी एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है या सिडबी माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट सी इसमें सिडबी के माध्यम से इसमें मतलब काम होता है। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रायोजन है। तो क्या है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्योगों उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है। तो किससे? महिला एससी एसटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। किसके? वित्त मंत्रालय के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा? स्टेटमेंट बी हो जाएगा। ठीक है, अरे यार, तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा? स्टेटमेंट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने के लिए लाना है। ठीक है, तो क्या हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है। सूक्ष्म उद्यम वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं तो धनहीन को धन प्रदान करने के लक्ष्य के साथ 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी का गठन किया गया। मुद्रा का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में भारतीय लघु उद्यम विकास बैंक सिडबी के एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया। मुद्रा सूक्ष्म लघु मुद्रा सूक्ष्म उद्यमों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देगा। ठीक है, बल्कि उन संस्थाओं या सहकारी क्षेत्रों या एमएफआई के जो सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं को पुनर्वित्त पोषण पोषण करेंगे या सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक ऋण देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य है क्या है? छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म लघु उद्यम व्यवसाय के सेवा हेतु बैंक से कितना ऋण राशि किसी व्यवसाय के लिए प्राप्त हो सकता है? कितना? तो 50,000 रुपए से अधिक से एवं 5 लाख रुपए का, हाँ 5 लाख रुपए तक का दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है? तो कितनी है? 20 लाख रुपए। कितना? 20 लाख रुपए है। शिशु के लिए 50,000 रुपए तक का ऋण है। किशोर के लिए 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का है। तरुण के लिए कितना है? तरुण के लिए 5 लाख रुपए से 10 लाख के बीच में और तरुण प्लस के लिए 10 से 20 है। नई कैटेगरी जोड़ी गई तरुण प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है उद्यम क्रांति योजना के कब हुई थी स्टार्ट? ये 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उद्यम क्रांति
योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वरोजगार के लिए गारंटी सहित प्रणाली ऋण प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय गुणवत्ता परिषद की ओसाई के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा? ओसाई का गठन भारत सरकार, भारतीय उद्योग और संयुक्त रूप से किया गया था, सही है। ओसाई के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? वर्ष 1996 में कैबिनेट निर्णय के अंतर मंत्रालयी टास्क फोर्स सूचियों तथा समितियों तथा मंत्रियों के समूह से परामर्श के बाद यूरोपीय संघ के विशेषज्ञ मिशन की सिफारिशों का एक राष्ट्रीय निकाय के रूप में भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI का स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1997 में दर्ज किया गया। वर्ष 1977 से 99 तक रतन टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे। कौन? रतन टाटा। जिसे भारतीय गुणवत्ता परिषद में भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व तीन प्रमुख उद्योग संघों जैसे एसोचैम, CII तथा फिक्की द्वारा किया जाता था। भारतीय गुणवत्ता परिषद भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य के अनुरूप मूल्यवान प्रणाली, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है, की स्थापना करके देश में गुणवत्ता संबंधी अभियान को नीतिपरक दिशा देता है। भारतीय गुणवत्ता परिषद अध्ययन एवं सेक्रेटरी जनरल सहित 39 परिषद की एक परिषद द्वारा संचालित है। QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वर्तमान में इस परिषद के अध्यक्ष जैक्से शाह हैं। निम्नलिखित में से भारतीय अधिनियम का सही कालानुक्रम अनुक्रम क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका अनुक्रम? इसका अनुक्रम सी हो जाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आई थी। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आया 1951 में। MRTP एक्ट आया था 1969 में। और फेर आया था 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले कुछ वर्षों से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलय विलय तथा अधिग्रहण की घटनाएं हो रही हैं। भारत में एक अधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम से पर्याप्त ढील दी गई है। तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ए सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त है औद्योगिक विवाद समापन, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? तो क्या हो जाएगा इससे स्टेटमेंट? इसमें श्रम ब्यूरो हो जाएगा। क्या? श्रम ब्यूरो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1929 में व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? तो क्या हो जाएगा इसमें? अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़ताल पर रोक लगाता है। नेक्स्ट, औद्योगिक रोजगार नियम 2018 के अनुसार। तो क्या इसमें यदि नियत अवधि रोजगार के लिए निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है तो फर्म कंपनियों के लिए कामगारों की छटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। और नेक्स्ट, अस्थायी सरकार कामगारों के मामलों में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं है। तो एक दो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाता है कि निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगार की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। ठीक है। NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें दो हो जाएगा। स्टेटमेंट टू इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा रेहड़ी संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसमें? पहला, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम शामिल किया गया है। दो, बोनस भुगतान अधिनियम शामिल किया गया है। और चार क्या है? समान पारिश्रमिक अधिनियम शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में नियोजित अनियमित मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या हो जाएगा? सभी अनियमित मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। सभी अनियमित मजदूरी नियमित कार्यक्रम समय एवं सर्वोपरि भुगतान के हकदार हैं। सरकार सूचना के द्वारा भी निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। तो इसमें स्टेटमेंट डी हो जाएगा। सारे ही स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 1 अप्रैल 2017 को प्रभावित उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। तो कितना? 7400 रुपए प्रति माह। ठीक है, 7400 प्रति माह। नेक्स्ट है, 2006-07 में भारत में जीडीपी के उद्योग का अंश था 25 से 30% के मध्य था। लेकिन अब 24-25 में यह संदर्भ 19.7% से 25.3%, 55% अनुमानित है, मतलब कम हो गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011-12 के आधार पर मानते हुए 2014-15 में भारत के औद्योगिक विकास दर क्या थी? तो क्या थी? 3.5% थी। क्या? 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है,
अब जो है 5.9%, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में छमाही हेतु 7% थी जो है, और 2024-25 में 5.9% थी, 25-26 में 7% थी। नेक्स्ट है 2019 से 2000 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। इस अवधि में स्थायी विनिमय दर तथा सुधार हुई, व्यवसाय भावना पाई गई। तो क्या हो जाएगा इस स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 के किन सूचकांकों का महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है? तो किसमें? सूची वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण हेतु। भारत नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? निर्माण नहीं है। कौन? निर्माण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं को मापक के हैं, जिसमें क्या सम्मिलित नहीं किया गया? तो क्या सम्मिलित नहीं है? गैस एवं राष्ट्र जलापूर्ति। क्या? गैस एवं जलापूर्ति नहीं है। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो कौन हो जाएगी? केंद्रीय सांख्यिकी कराए CSO। CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की नई श्रेणी में जो भारत सरकार द्वारा दर्ज होने के आधार पर, तो अभी इसमें हम 2011-12 का डेटा दिए तो इम्पोर्टेंट नहीं। नेक्स्ट है कि भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक के 8 कुल 6 उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त तो भारत 37.90 में कौन सा उद्योग? 8 मूल उद्योगों के सम्मिलित है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा, उर्वरक हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगी और रिफाइनरी उत्पाद हो जाएगा शामिल इसमें। जैसे भारत में 8 कोर सेक्टर किस शामिल नहीं किया गया है? तो किसको? रसायन को। बाकी उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट ये सब है। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में किसकी सर्वाधिक महत्व दिया गया है? किसको दिया गया है? विद्युत उत्पादन को दिया गया है। वर्ष 2000 से 2001 निम्न उद्योगों में किस अधिकतम समृद्धि दर्ज थी? क्योंकि हाँ इस बात में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। इसके हाल के समय में तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो किसको नहीं? निर्माण उद्योग को नहीं शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एमएसएमई अधिकतम 2020 के विषय में निश्चित कदमों पर विचार कीजिए। क्या भारत सरकार ने 13 मई 2000 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एम एस एमएसएमई की नई परिभाषा घोषित की? यह बदली परिभाषा 1 जून 2000 को प्रभावी है। नई परिभाषा में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों में वर्गीकरण का एक समान सूत्र अपनाया गया है। नेक्स्ट है तो इसमें क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था निम्न में से किसे एमएसएमई उद्यतम वर्गीकरण किया गया था? तो डी सही उत्तर था, मतलब डी 2020 में। बाकी वर्तमान में ही तो प्रश्न व्याख्या सीखे, ये वाली जो मतलब नया डेटा आ गया ना, तो इससे वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 19 से क्या उद्योग नीति के उद्योग के लिए निम्न सामान्य व सहायक उद्यम निवेश राशि स्वीकृत है कितनी? 60 लाख और 75 लाख। अभी देखते हैं कितना बड़ा चैप्टर है, क्योंकि अगर ज्यादा नहीं होता तो करवाएंगे पूरा चैप्टर, नहीं तो कल करेंगे, क्योंकि लगभग क्लास काफी मतलब बड़ी ना हो पाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स है तो मतलब इसको गेन करने में बहुत वो होती है थोड़ी सी, इसलिए हम उतना ही करेंगे जितना हम उसको कर पाएंगे। ठीक है, अगर ज्यादा बड़ा चैप्टर होगा तो आधा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ लेने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम 100 तक करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्लास करेंगे तो हम लोग को ही प्रॉब्लम होगी पढ़ने में। तो चलिए हम 78 क्वेश्चन पे पहुंचे थे, तो स्टार्ट करते हैं।
तो क्या क्वेश्चन था 78? 79 है, भारत में जिन व्यवसायों में विनिमय नहीं, 78 से देखते हैं क्योंकि 78 रह गया था। क्या निम्नलिखित में कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम का आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो क्या हो जाएगा, संयंत्र और मशीनरी का उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं होना चाहिए, मतलब तो ये सही हो जाएगा। ये नए डेटा के हिसाब से। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए से तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें जाना जाता है। देखिए ये अभी मतलब करंट के डेटा के हिसाब से गलत है, मतलब अब इसको मतलब सही नहीं माना जाएगा, हम करंट के हिसाब से मानेंगे, ठीक है। तो करंट में डेटा ये है, ठीक है। तो इसमें मतलब 1 करोड़ मतलब नहीं, तो उसमें 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट है और उसमें 10 करोड़ का मतलब 10 करोड़ तक मतलब उससे अधिक नहीं किया जाएगा, तो ये हो जाएगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम अधिनियम कब पारित हुआ था? कब अधिनियम आया था? 2006 में आया था। कब? 2006 में अधिनियम आया था। नेक्स्ट है कि नई औद्योगिक नीति 1991 में लघु उद्योगों के लिए पूंजी विनियोग की सीमा है कितनी है? 60 लाख रुपए। कितनी? 60 लाख रुपए। नेक्स्ट है कि लघु निर्माण उद्योग में प्लांट एक मशीन एवं मशीनरी विनियोग की मात्रा होनी चाहिए, तो ये नए नई डेटा के हिसाब से नहीं है क्योंकि अभी इसमें रिवाइज कर दिया गया है एमएसएमई के। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु उद्यम अधिनियम 2006 के अनुसार उसे उद्यम मध्यम परिभाषित किया जाता है। उसकी निवेश राशि होती है कितनी है? 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि माइक्रो लघु और मध्यम अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण क्षेत्र में मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो क्या हो जाएगा, 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम होना। नेक्स्ट है 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म लघु उद्यम के निवेश की सीमा है कितनी है? इसमें डी ऊपर से कोई नहीं क्योंकि नया डेटा आ चुका है। तो ये संशोधित देख लिया, एक बार फिर से हम पूरा देख लेते, ये देख लेते हैं, फिर अब इसी हिसाब से देख लीजिएगा, फिर हम छोड़ देंगे क्योंकि अगर पुराना आया तो, क्योंकि सेम टू सेम वही चीज हो रही है। क्या है? 2.5 करोड़ रुपए तक है निवेश है और 10 करोड़ रुपए से ज्यादा उसमें वार्षिक कारोबार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लघु उद्यम में है 25 करोड़ रुपए से अधिक से निवेश नहीं और 100 करोड़ रुपए तक प्रॉफिट होना चाहिए। 125 करोड़ रुपए तक मध्यम उद्यम में 125 करोड़ रुपए तक और 500 करोड़ रुपए तक उसमें वो होते हैं, मतलब कारोबार में लाभ होना, कारोबार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीटीएम एसई का पूरा क्या नाम है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो क्या? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। सीजीटीएमएसबी का पूरा ये पूरा नाम है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट एंड माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। यह भारत सरकार तथा सिडबी द्वारा वर्ष 2000 में संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। कब? 2007। सिडबी और भारत सरकार के द्वारा इसको संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 31 मार्च 2011 को पंजीकृत कारखानों की संख्या सर्वाधिक थी? तो कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु सबसे सर्वाधिक थी। 2023 के डेटा के अनुसार तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, मतलब ये ऐसे हैं। जैसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश मामलों में लघु उद्योग, बृहद उद्योग जितने दक्ष और प्रतियोगी नहीं है, फिर भी सरकार छोटे व्यवसाय प्रतिष्ठानों में प्रति तरजीही व्यवहार करती है। इनके अनेक प्रकार के उत्पादों के लिए अवसर प्रदान करती है, क्योंकि लघु उद्योग जो है प्रति इकाई पूंजी परिनियोजन के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक रोजगार प्रदान करते हैं। उद्योग और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रीय आधार पर फैलने का बढ़ावा देते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। निर्यात में बृहद उद्योग की अपेक्षा बेहतर निष्पादन करते रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है। और नेक्स्ट है अल्प कुशल कार्मिक जो अन्यथा अन्यत्र रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं कर सकते, काम काम प्रदान करते हैं। नहीं, ये भी गलत है जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योग के मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुत रोजगार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है, कौन है? हथकरघा उद्योग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? हथकरघा। क्या हथकरघा है? नेक्स्ट लघु उद्योगों का क्या समस्या है? तो क्या है? पूंजी का अभाव है, विपणन जानकारी का अभाव है, कच्चे माल का अभाव है, तो उपरोक्त सभी इसमें कमी है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है? तो क्या नहीं है? हड़ताल एवं तालाबंदी नहीं, बाकी विपणन, वित्त, कच्चा माल, ये सब इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक समिति 1991 में, आबिद हुसैन समिति 1995 में आई थी, फिर एस कोहली समिति 2000 क्या एस कोहली समिति 2000 में, कार्वे समिति 1955 में। कब? 1955 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था नायक समिति का संबंध है, तो क्या है लघु उद्योगों से। किससे? लघु उद्योगों से। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की है, तो कौन? आबिद हुसैन समिति ने। नेक्स्ट है कि आबिद हुसैन समिति का संबंध था, तो किससे था? लघु एवं उद्यम उद्योग से है। नेक्स्ट है 1992 से बीजगढ़ क्षेत्र में सकल पर्यावरण में भारत के लघु उद्योग क्षेत्र का अंशदान किस कोटि में आता है, तो किस कोटि में? 40% कोटा में। नेक्स्ट है कि देश के सकल घरेलू जीबीए के सूक्ष्म लघु उद्यमों के हिस्सेदारी 2022-23 के 20-21 के हिसाब से डेटा से पूछा है, तो 27.3% से 30.1% होता है। अ, इसको मतलब 2025-26 ईस्वी के भारत से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो विनिर्माण में लगभग 35.4%, निर्यात में लगभग 48.58%, देश के सकल जीडीपी का 31% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी इकाइयों को देश। अब यहीं तक करते हैं, हमारा 101 से हम कल करेंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, क्योंकि लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसको पूरा ग्रैप अप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब हम कल करते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने क्लास सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चीजें बेटर हो पाएंगी और चीजें और अच्छी होंगी, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।